थॉट प्रोसेस, थिंक टैंक, ख्यालात किसी इंसान की कामयाबी के लिए ये बहुत ही अहम ज़रूरतें हैं। ये सही है कि अगर किसी इंसान के ख्यालात सही हों तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी की ऊंच नीच में ख्यालात को भी नुकसान पहुंचता है। और इसी तरह के नुकसान की भरपाई करने के लिए और ख्यालात को फिर से सीधी राह पर लाने के लिए जो अहम शख्सियतें मौजूद हैं उन्हें हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। आइए बात करते हैं मुंबई के एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मुखर्जी सर से। संजय सर, वेरी वेलकम इन न्यूज़ मेकर्स। Thank you so much. Sir, I want to know about yourself first. Well, my name is Dr. Sanjay Mukherjee. I am a gold medalist, psychologist and marriage counselor. I am also a recipient of national as well as international awards for my work. That's what I can tell you in short about myself. Sir, when psychology is concerned, जब जहाँ बात होती है साइकोलॉजी की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्पसली साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं लेते और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्पसली साइकोलॉजी सब्जेक्ट को चूज करते हैं। आप किन लोगों में से हैं? Well, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं पहले से ही साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था, मुझे इसमें जाना था। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए एक इंसान को आर्ट्स लेना पड़ता है, जबकि मैं साइंस फैकल्टी का हूँ। तो मैं साइंस फैकल्टी बाद में काफी कुछ कॉमर्स में किया, मैनेजमेंट, पर मेरे अंदर एक साइकोलॉजिस्ट हमेशा एक छुपा था। बचपन से लोग मुझे बोलते थे ये तो साइकोलॉजिस्ट है या तो वकील है, क्योंकि मुझे बात करने को अच्छा लगता है, मैं बात करने में शायद अच्छा हूँ और काफी लॉजिकल हूँ। और बड़े होकर भी मैं नोइंगली अननोइंगली मैं काफी साइकोलॉजी के बुक्स पढ़ता था मैं, और मुझे काफी इंटरेस्ट था इवन स्पिरिचुअलिज्म, स्वामी विवेकानंद, प्लस कुछ भी फिलोसफी अच्छा हो जो इंसान के लाइफ को बेहतर कर सके। तो ये करते 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 एक साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया। लोगों को मैं हेल्प करता था विदाउट हैविंग क्वालिफिकेशन और डिग्री और व्हाटएवर यू कॉल इट। तभी एक बार मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि लोग बोलने लगे अरे आप साइकोलॉजिस्ट हो, कोई मुझे डॉक्टर कहने लगा। तो एक जन ने मुझे ये भी कहा कि यार आपके पास डिग्री नहीं है। हाँ ऐसा, तो मतलब आपका वैल्यू नहीं, आप काम अच्छा कर रहे हो लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है। तो तब मैंने सोचा इंसान काम अच्छा करे या ना करे, डिग्री होना जरूरी है एटलीस्ट फॉर स्टैंड। सर, दरअसल साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी क्या एक सब्जेक्ट है कि साइकोलॉजी बिहेवियर का नाम है? अगर डेफिनेशन मांगी जाए साइकोलॉजी की तो क्या डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, और दरअसल ये पूरा कॉन्सेप्ट यानी साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स। जैसे जो इंसान में डील करते हैं उनको कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट, फिर है एनिमल साइकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, जिन्हें साइकोथेरेपिस्ट भी कहते हैं। उस प्रकार से आप देखो तो साइकोलॉजिस्ट करीब 57 डिफरेंट स्पेशलिटीज में काम करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी में आए तो साइकोलॉजी का मतलब ये है इट्स द स्टडी ऑफ human mind and behavior, what kind of perception what we have about ourselves, about life। तो वो सब चीज हमारे अंदर एक ब्रेन में केमिकल चेंजेस क्रिएट करता है, जो हमारे शरीर में भी केमिकल चेंज क्रिएट करता है। केमिकल डिसऑर्डर की अगर बात की जाए तो क्या सारे मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं, यानी जो दिमाग में कभी कभी खराबी, सोचने के प्रोसेस में खराबी, या मेंटल डिसऑर्डर का ही टर्म लिया जाए तो सारे मेंटल डिसऑर्डर्स क्या केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं? मेंटल डिसऑर्डर बोलो या मेंटल इलनेस बोलो या माइंड का कोई भी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम बोलो, इसके पीछे काफी डिफरेंट कारण है। लोग अलग अलग तरह से उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके थियोरीज अलग है। एक थियोरी बोलते हैं कि जेनेटिक्स है, जेनेटिक मतलब जो हमारे खानदान में चला आया हुआ है, तो फैमिली के अंदर वो रन करता है, वो भी सही है। दूसरे काफी डॉक्टर्स कहते हैं कि वो केमिकल इम्बैलेंस हुआ है। और मेजर साइकोलॉजिस्ट आप देखो, ये आध्यात्मिक गुरुज है, हमारे धर्म है, सब में कहते हैं कि हमारे विचारधारा में गड़बड़ है। तो सच क्या है? एक्चुअली तीनों सच है, ऑल थ्री आर ट्रू। जेनेटिक्स भी हो सकता है, मतलब किसी के फैमिली में रन हो रहा है, लेकिन हम उसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। हम अपने आप को, इंसान के अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। मेरा राय लो और कोई भी टॉप साइकोलॉजिस्ट का राय लो, केमिकल इम्बैलेंस तो है, लेकिन वो केमिकल इम्बैलेंस बेसिकली होता है हमारे विचारधारा से, और विचारधारा ही हमको केमिकल्स को चेंज करता है। अगर पॉजिटिव विचारधारा है तो हमारे पॉजिटिव केमिकल्स ज्यादा रिलीज होगा, अगर हमारे नकारात्मक या नेगेटिव विचारधारा है
तो नेगेटिव केमिकल्स रिलीज होगा। सिंपल वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ। और कॉन्स्टेंटली नेगेटिव केमिकल अगर ज्यादा रिलीज होता है तो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे हमारी फीलिंग्स पूरा अजीब लगने लगता है। जो हमको फील होता है ना, जो भावनाएं जो फील होता है हमको, वो होता है बिकॉज ऑफ केमिकल इम्बैलेंस। और केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ हमारा थिंकिंग प्रोसेस। लोगों को ये गलतफहमी है कि साइकोलॉजी एंड साइकियाट्रिस्ट आर मीनिंग ऑफ वन वर्ड, यानी दोनों का काम एक ही है। क्या उनकी ये गलतफहमी सही है या ये सिर्फ वाकई गलतफहमी ही है? साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ये दोनों अलग तरह के डॉक्टर्स हैं। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट ये दोनों सिमिलर टाइप ऑफ पेशेंट्स पे ही काम करते हैं। नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट। उनके जो मार्केट सेगमेंट अगर हम कह सकते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन साइकियाट्रिस्ट जो है उन लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ज्यादातर। उनका काम है बेसिकली टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। दे आर लाइसेंस टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन। तो उनका मेन काम है मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करके मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना या इमोशनल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना है। साइकोलॉजिस्ट ऑन द अदर हैंड, सी ये भी बता रहा हूं मैं, साइकियाट्रिस्ट आर बेसिकली एमडीज। दे हैव टू बी एमडीज। और एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट आर बेसिकली पीएचडीज। आजकल बहुत साइकोलॉजिस्ट है जिन लोग ने पीएचडी नहीं किया है, और ज्यादा करके साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे तो यूएस में और कोई भी वर्ल्ड में लेवल पे दे आर पीएचडीज। और उन लोग का जो काम है, उन लोग काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से हेल्प करते हैं, जिसको हम लोग टॉकिंग थेरेपी भी कहते हैं। बट साइकोथेरेपी समथिंग मच मोर देन दैट। साइकोथेरेपी भी वर्ड को ब्रेक करेंगे। साइकी मीन्स माइंड, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। इज अ ट्रीटमेंट ऑफ द माइंड विदाउट मेडिसिन। तो इज अ ड्रग फ्री ट्रीटमेंट, दवा के बिना ट्रीटमेंट है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट एक पेशेंट के मन के अंदर घुसने का कोशिश करता है कि ये मेंटल डिसऑर्डर कहां से शुरू हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके रूट कॉज में जाता है और उस रूट कॉज को निकाल के फेंकना जरूरी है। उसके बाद ये पेशेंट धीरे धीरे उसके केमिकल्स बैलेंस होने लगते हैं। दवाई तो इमीडिएटली पेशेंट को अच्छा फील करवाएगा। एक अच्छा फील करने में और अच्छा होने में थोड़ा फर्क है। दवा निकाल देंगे तो शायद फिर से वही आ जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया अभी तक। हमारे मन के अंदर जो प्रॉब्लम है, शायद कुछ पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है या रिश्तों का प्रॉब्लम चल रहा है या बीमारी, तो वो हमारे विचारधारा को चेंज करना है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, या किस तरह से हम पॉजिटिव बनकर उसको सॉल्व करना है। तो साइकोलॉजिस्ट उस चीज में पेशेंट को हेल्प करता है। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, यानी क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट में? अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, एजुकेशन मतलब जो इसका जो ट्रेनिंग का जरूरत है, जो पढ़ाई का जरूरत है, जो बहुत बेसिक है आज के जमाने में। साइकोलॉजी इसका इतना बड़ा सब्जेक्ट है। अल्टीमेटली जो भी डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट लोग प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसको खुद को पढ़ते रहना चाहिए, अपने आप को डेवलप करते जाना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। हमारे आजू बाजू के लोग जो है परिवार के, उनको पहचानना चाहिए। तो उनको, वो इंसान को सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको बहुत पेशेंट होना चाहिए। दूसरा बात है वो काफी कंफर्टेबल इंसान होना चाहिए, स्माइलिंग फेस वाला, जिसको देख के आदमी डरे नहीं, इंटिमिडेट नहीं हो जाए, उसको देख के लगे हाँ रिलैक्स हो जाए कि ये बंदा एकदम अपने जैसे ही है, मतलब कुछ घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, उस तरह का होना चाहिए। उसके अंदर नॉलेज तो होना बहुत जरूरी है। नॉलेज जस्ट बुक का नॉलेज नहीं, वो कभी काम नहीं करेगा। उसको नॉलेज इंसान का होना चाहिए। इंसान किस तरह से तकलीफ में जाता है, उसके मन में क्या होता है, वो बुक तो आता ही है बुक के, लेकिन एरा चेंज हो रहा है, हर जमाना चेंज हो रहा है। जमाने के हिसाब से उसको समझना चाहिए, उसको जमाने के हिसाब से चलना चाहिए। तो इंसान को बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नॉलेज तो होना चाहिए, बहुत स्माइलिंग कंफर्टेबल पर्सनालिटी होना चाहिए, और उसके अंदर एक कामनेस होना चाहिए, बट कॉन्फिडेंट। आज के दौर में, मॉडर्न एरा में, जहाँ कंपटीशन का बोलबाला है, कंपटीशन भी क्यों है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जिसकी वजह से वर्कलोड जो है एक इंसान के ऊपर वो बढ़ गया है। पहले जहाँ लोग 8 घंटे काम करके घर पे आ जाया करते थे, आज 12 से 14 घंटे काम करके भी वो प्रेशर उनका वो रिलीफ नहीं हो रहा है। ऐसे दौर में साइकोलॉजी, एक इंसान की साइकोलॉजी कितनी चेंज हुई है और क्या क्या नए क्वेश्चन जनरेट हुए हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर? आज का लोग या टुडेज मॉडर्न मैन बहुत कंसर्न है अपने करियर को लेके। हर इंसान, खास करके मेल्स, उनको सबसे इंपॉर्टेंट उनके दिमाग में चलता है कि मुझे अपने करियर में ग्रो होना है। जैसा करियर में कुछ करने लगा तो अगर कोई जॉब में है तो उसको लगता है मुझे प्रमोशन चाहिए, सबको पैसा चाहिए, वो नॉर्मल है, होना भी चाहिए।
लेकिन उसका ध्यान दो और एस्पेक्ट्स से बाहर निकल जा रहा है। वो है अपना तबीयत, हेल्थ से थोड़ा हट जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप और हेल्थ, ये दोनों से उसका दिमाग थोड़ा सा हट जाता है। वो पूरा वेल्थ के ऊपर ध्यान देता है, वेल्थ एंड वर्क पे ध्यान देता है। बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ हेल्थ में तो फिर हेल्थ पे ध्यान देने लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं देने लगता है, बट वो मेंटल लेवल पे नहीं देता है। वो ध्यान दे रहा है सिर्फ फिजिकल लेवल पे कि मैं जिम में जाऊंगा या कुछ एक्सरसाइज करूंगा। तो आज का जो आदमी है या टुडेज मॉडर्न मैन इज मोर कंसर्न अबाउट हिज करियर एंड मनी। तो उसका ध्यान अपने हेल्थ पे और अपने रिलेशनशिप से बहुत कम हो चुका है। तो इसके लिए स्ट्रेस क्रिएट होता है, हेल्थ खराब होने लगता है, रिश्तों में तनाव आता है, तो बहुत स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं। और सिर्फ करियर पे, पैसे पे ध्यान क्यों दे रहे हैं उन लोग? दो चीज के लिए, एक है डर, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी के लिए वो उसी के पीछे भाग रहा है कि मैं सिक्योर फील करूं। दूसरा है ईगो, दूसरे को सबको दिखाना है कि मैं क्या हूं, मेरे पास कैसा घर है, मैं कौन सा गाड़ी चलाता हूं, ये सब चीज के लिए। तो ये टोटली उसका मेंटल हेल्थ को ही इफेक्ट कर रहा है। जैसा माइंड को इफेक्ट करेगा उसके बॉडी को भी इफेक्ट करने लगेगा, उसके रिश्तों को भी इफेक्ट करने लगेगा। हमारा माइंड जो है, थॉट प्रोसेस जो आप कह रहे थे, वो बीबी को इफेक्ट करता है। बीबी मतलब बीबी नहीं, नाइदर ब्लैकबेरी। बीबी मतलब हमारा बॉडी और हमारा बिहेवियर। ये बॉडी और बिहेवियर मतलब हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और हमारे रिश्ते, उसको बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो आज का मॉडर्न मैन का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज जो है 14 साल से लेके 20 साल तक की जो एज ग्रुप है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाती दिखाई देती है, और उसमें मेल और फीमेल दोनों है। तो क्या वजह है इसकी? ये एज में जितने भी मेरे पास लोग आते हैं, पेरेंट्स सोच रहे हैं कुछ कारण और है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, दोस्तों के साथ ही रहता है, खेल कूद, लड़का लोग रहेगा तो खेल कूद में है, लड़कियां रहेंगे तो फोन पे, लड़के भी फोन पे है, SMS कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस उनके माइंड उस पे है। क्यों है? बिकॉज ऑफ ओपननेस इन रिलेशनशिप्स। आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये बहुत कॉमन बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँ ये अच्छा है कि बुरा है, नहीं। किसी क्लास को लगेगा ये तो सही बात है, होना ही चाहिए। किसी क्लास को लगेगा क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो नहीं होना चाहिए। तो इधर जजमेंट नहीं पास करना है, लेकिन हमको समझना है कि आज का एरा है, इसको लेके चलना है आगे। लेकिन उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्या सही है क्या गलत है। उन लोग अपसेट हो जाते हैं क्योंकि जब भी कुछ रिश्ते में प्रॉब्लम आता है। तो बेसिकली ये एज ग्रुप में जो कंपटीशन है, इट इज कंपटीशन विद समबडी एल्स। एक लड़की को लगता है कि मेरे बॉयफ्रेंड का ध्यान और किधर भी है, तो उसको दूसरा लड़कियों से कॉम्पीट करना पड़ता है। या लड़का को लगता है कि मेरे गर्लफ्रेंड के पीछे 2-3 लड़के और पड़े हैं, तो मुझे उससे भी बेहतर होना है। तो उस चीज में झगड़ा हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, रात को सो नहीं पाते उन लोग, रात को 2-3 बजे तक बातें करते हैं फोन पे, उसके बाद में टेंशन लेते हैं। तो ये मेजर कंपटीशन है। उसके बाद का एज ग्रुप, देन इट इज द कंपटीशन ऑफ करियर के लिए। हर जगह कंपटीशन है आज, और इंसान को लगता है कंपटीशन से ही हम जीतेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली ये सही नहीं है। एज अ साइकोलॉजिस्ट, अब मैं काफी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट हूँ। स्पिरिचुअल इज नथिंग टू डू विद रिलीजन। ये हमारे अंदर की बात है, हमारे रूह की बात है, आत्मा की बात है, सोल की बात है। तो अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, इफ यू गो टू सी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के हिसाब से, योर कंपटीशन इज ओनली विथ योरसेल्फ। यू आर नॉट रियली सपोज्ड टू बी कॉम्पिटिटिव। आप अपने आप में एक्सेल करो। मेरे ख्याल से वो 3 इडियट में उधर आमिर खान ने कहा कि डोंट गो आफ्टर सक्सेस, गो आफ्टर एक्सीलेंस। आपको क्रिएटिव बनना है, कॉम्पिटिटिव नहीं बनना है। क्रिएटिव बनोगे ना तो आपको टाइम निकल जाएगा, आपको पता नहीं कितना काम कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, अपने आत्मा को यूज कर रहे हो, ऊपर वाले के साथ एक बन के क्रिएटिव बन रहे हो। तो क्रिएटिविटी में क्या होता है कि आप अपने आप में एक्सेल करने लगते हो। दूसरा क्या कर रहे हैं, वो इतना जानना जरूरी नहीं, थोड़ा वो ठीक है, जानना जरूरी है, हम कुछ सीख सकते हैं, उसको हराने के लिए नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। देयर इज नो कंपटीशन। फॉर एग्जाम्पल, यंग कपल के बारे में भी अगर बोलूं, अगर एक लड़का को लगता है कि वो लड़की के लिए और एक लड़का मेरे लिए कंपटीशन है, अगर उसको लगता है वो सही है तो जाएगा उसके साथ में। आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपसे कोई अलग हो ही नहीं सकता है। अपने लेवल को ऐसा लेके जाओ, इतना प्यार आपके अंदर होना चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी होना चाहिए, इतनी खुशी आपके अंदर होना चाहिए कि कोई भी इंसान आपके पास आने के बाद वो हिम्मत नहीं करे आपसे दूर जाने का। एक क्या सवाल है जो जनरेशन को लेके, आज की जनरेशन को लेके, खास करके इंडियन जनरेशन और मुंबई के लोगों को लेके, मुंबई के जो यंग जनरेशन, उसको लेके क्या सवाल है जो आपके नजदीक पर्सनली बहुत बड़ा सवाल है और जिसको हल करना चाहिए, जो मतलब बहुत सारे लोग लेके आते हैं?
या जो सवाल आज की जनरेशन के बारे में आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है? टीनेज का मैंने बताया कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेरेंट्स लोग जो फेस कर रहे हैं कि आजकल के खास करके लड़के या लड़कियां, उन लोग थोड़ा एडमेंट हो गए, रूड हो गए, डिफाइंड हो गए, मतलब उन लोग सुनते नहीं बात, उनको जो करना है वो करेंगे और फोन पे बहुत ज्यादा रहते हैं, दोस्तों पे ज्यादा कन्फाइड करते हैं, दोस्तों के साथ ज्यादा रहते हैं, फैमिली मेंबर्स से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, बहुत नेगेटिव उनका बर्ताव रहता है, पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देते जितना उनको देना चाहिए ना। इसके पीछे भी कारण है कि पेरेंट्स उनको समझता नहीं है। पेरेंट्स कंटिन्यूअसली उनको ऑर्डर देने लगता है, कंट्रोल करने शुरू करते हैं, वो उनका दोस्त नहीं बन पा रहा है तो उनको दोस्त बाहर मिल रहा है, मतलब पैसा खर्चा करते हैं उन लोग घर पे से लेके, तो उनके पीछे खर्चा करना, उनके पीछे मतलब कभी कभी इतना ध्यान ही नहीं देते पढ़ाई में, फेल हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया बैंगलोर में, आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट 6 में फेल हो गए, तो घर वाले एकदम पागल हो गए उसको। और जब भी आएगा चाबी मांगेगा गाड़ी का चाबी नहीं देगा तो बोलो मैं भाग जाऊंगा घर से, मैं वापस बैंगलोर चला जा रहा हूँ, घर से चोरी करके मैं टिकट लेके जाऊंगा, और सब डरते हैं कि सच में भाग गया तो, कुछ कर लिया तो लोगों को, अपने पेरेंट्स को डरा के रखा है। तो ये तालमेल जो लाना है पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में, वो एक बहुत बड़ा समस्या है और उस पर काम करना चाहिए हम सबको, मीडिया से लेके साइकोलॉजिस्ट को लेके एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि आज के टीनेजर को समझना बहुत जरूरी है अपने पेरेंट्स को। जमाना बदल रहा है, नहीं तो प्रॉब्लम में जाएगा लोग। और एक बार एक लड़का या लड़की अपने हाथ से निकल गया, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लड़कियां खास करके इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर रोते रहते, खाना नहीं खाते, रूम बंद करके अंदर रोना, वो सब है। लड़के एकदम रूड टाइप के बन जाते हैं, बात अच्छे मुंह से बात नहीं करते, लड़कियां भी, फिर उन लोग झगड़ा करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो ये समस्या जो है, घर के बड़े बड़े बुजुर्ग कोई नहीं संभाल पा रहे, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर हो, खुद का फादर, खुद का मदर, और कोई भी हैंडल नहीं कर पा रहे, सबसे वो पैसा निकाल देते हैं और अपना काम करते रहते हैं, नहीं करेगा तो इमोशनल ब्लैकमेल। तो ये ब्रिज करना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे का नीड क्या है, इसको प्रॉब्लम किधर है, किस तरह से उसको हेल्प करो। अभी उनका भी दोष नहीं है, उन लोगों ने जो सिखाया वही सिखाया ना, जो ऊपर से चला आया है, इसका मतलब सही गलत कुछ नहीं है, बट दे हैव नेवर लर्नड हाउ टू प्रॉब्ली लव इन द राइट वे, हाउ टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन। तो ये एक समस्या है टीनेज के कैटेगरी में। जहां तक मैरिड कपल्स की बात मैं कर रहा हूं, मैरिड कपल्स का आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, क्या बोलूं मैं। शायद लास्ट 1.5 साल में, मेरे प्रैक्टिस को 13-14 साल हो गया, तो इतने साल में शायद मैं 10 साल में जो देखा नहीं होगा, लास्ट वो 1.5-2 साल में मैंने इतने पेशेंट्स, इतने कपल्स को मिल रहा हूं मैं, एंड ऑन वेरियस क्लास, माय पेशेंट्स आर फ्रॉम मिडिल क्लास टू वेरी हाई क्लास ऑल्सो। तो क्या बोलूं मैं, टॉप से टॉप टीवी के आर्टिस्ट से लेके जो सीरियल्स में आते हैं, उससे लेके टॉप बिल्डर से लेके, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके, सब बाजू, दे आर एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड, बट रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है। और यंग जनरेशन जो शादी भी हो रहे हैं, लव मैरिज के बाद या अरेंज मैरिज के बाद, अंडरस्टैंडिंग का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, सेक्सुअल इश्यूज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डिससैटिस्फैक्शन मेनली फ्रॉम द फीमेल साइड। सरप्राइजिंगली आज डिवोर्स जल्दी ज्यादा मांग रहा है, फीमेल मांग रहा है, फीमेल मेल से हटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जमाना दूसरा था, हर औरत या लड़की डरती थी कि मर्द मुझे छोड़ के चला जाएगा। आज ये उल्टा हो गया कि एक बार शादी हो रहा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फीमेल बोलता है मुझे लगता है हम लोग रह नहीं सकते, बिकॉज जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है, या तो आपका प्यार, या आपसे सेक्स, या आपके घर वाले से जो रिस्पेक्ट है, जो भी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो आई थिंक वी शुड कॉल इट ऑफ। इस तरह से चल रहा है, किधर किधर तो 10 साल के बाद भी है। अभी एक केस है, मैं 18 साल के बाद वाइफ वांट्स टू मूव आउट। तो रिश्तों का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो ये अडल्ट कैटेगरी में मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा बात है जो प्रॉब्लम चल रहा है, जिसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं। रिश्ते में 2 व्यक्ति है या और भी व्यक्ति है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान है। हेल्थ हमारा खुद के हाथ में, तो हम कुछ वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर, पर जहां तक रिलेशनशिप है तो हमारे साथ में और भी कोई लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या जिससे हमें वर्क करना चाहिए, बहुत अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि वी कैन नॉट टेक अदर पर्सन फॉर ग्रांटेड। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें देना भी होगा। तो उसमें कुछ क्लियर कट चीज है जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि एक मेल का एक फर्ज है, एक हर मर्द या आदमी जो शादी करते हैं, मैं शादी की बात कर रहा हूं, ऐसा भी कोई भी रिश्ते में भी, मतलब वो एक
लविंग रिलेशनशिप है, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, तो एक फर्ज बनता है मेल का, तो वो फर्ज उसको अपना अदा करना चाहिए। सिमिलरली फीमेल का भी कुछ ड्यूटी बनता है, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं लड़की हूँ तो बस मुझे मिलना चाहिए प्यार प्यार प्यार, तभी जाके मैं कुछ दे पाऊंगी, समथिंग लाइक दैट। तो दोनों में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बिना कोई भी रिश्ता टिकेगा नहीं, वो है प्यार। बिलीव मी, ये कोई बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं सच्चा प्यार, दिल से प्यार जिसको हम जनरेट कर सकते हैं। हाउ वी फील फॉर अ बच्चा, अगर बच्चे को हम एक अनकंडीशनल लव फील करते हैं, बातून भी कर दिया तो हमको उसको मारने नहीं लगते, बच्चा बड़ा होता है तो कंडीशनल बनने लगता है हम लोग। सिमिलरली हमारे घर में कोई जानवर है, पेट है, कुत्ता बिल्ली, जिस तरह से हम उसके प्रति प्रेम फील करते हैं या लव फील करते हैं, उसी प्रकार से हमारे पार्टनर के प्रति हमको वो फील आना चाहिए। अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो शादी टिकेगा नहीं, या टिकेगा भी तो नाम के लिए कॉम्प्रोमाइज रहेगा। छोटे शहरों की साइकोलॉजी में और बड़े शहरों की साइकोलॉजी में आज भी जमीन आसमान का फर्क है, कितनी सही बात है? काफी हद तक सही है। छोटे शहर फिर भी शहर है, लेकिन फिर भी अगर गांव कहते हैं हम या छोटा शहर कहते हैं और बड़ा शहर कहते हैं, फर्क तो काफी है। सबसे पहला बात यह है कि छोटे शहर वाले या गांव के लोग वो जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उन लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं, उन लोग खुश रहते हैं। उन लोग का जो ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, उनकी इच्छाएं हैं, उनकी डिजायर्स है, वो उतने बड़े नहीं है, और बड़े भी है, अगर जो भी हासिल करते हैं उसमें उन लोग खुश रहते हैं। जहां पर शहर के लोग कॉन्स्टेंटली अपने एस्पिरेशन के पीछे भागते रहते हैं, एक दिन खत्म हो जाता है लेकिन एस्पिरेशन कम नहीं होता है या खत्म नहीं होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनकी डिजायर्स आर वेरी है। मैं ये नहीं कहता कि डिजायर्स नहीं होना चाहिए, मेरे तरफ से एक पीस ऑफ विजडम मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि हर चीज बनता है ना डिजायर से ही बनता है। किसी को कभी इच्छा रहा होगा चलो ऐसा माइक बनाए, तो उसने आज हमारे सामने माइक है या हमारे कपड़े हैं, जो भी है, तो डिजायर तो होना ही चाहिए, डिजायर अचीवमेंट का भी होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो डी जो डिजायर है और एक डी साथ में आना चाहिए, एंड दैट इज डिटैचमेंट। मुझे काफी लोग कहते हैं आप डिजायर भी कहते हो डिटैचमेंट भी कहते हो, तो वो तो उल्टा हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया। डिजायर मतलब इच्छा में रख रहा हूं और अपना काम कर रहा हूं या कर्म कर रहा हूं। डिटैचमेंट मतलब मैं इतना स्ट्रेस नहीं दूंगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो हाउ विल इट हैपन, व्हेन विल इट हैपन, उससे मेरे को डिटैच रहना है। अगर मैं मेरे डिजायर पे काम करते रहूं शांत मन से, पूरे विश्वास से, वो डिजायर मेरा फुलफिल होगा ही। लेकिन जरूरी नहीं कल का कल ही होगा। आपने बी डाला है जमीन में और दूसरा दिन लगा पेड़ नहीं हुआ है, खोद के देखता हूं क्या होगा, तो आप बिगाड़ रहे हो उसको। तो यू हैव टू डिटैच। देखो पानी डालना है, अचानक 3-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद आप देखो जरा पौधा निकला है, तो उस तरह से वी हैव टू बी डिटैच। डिटैचमेंट मतलब रिलैक्स रहना है। जितना आप रिलैक्स रहोगे आपके तबियत को हानि नहीं होगा और आप वो चीज को और अच्छी तरह से कर पाओगे। आपका मेंटल में, माइंड में एक क्लैरिटी देगा। शांत जब मन रहता है तो आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत क्लियर रहता है, आप उस काम को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड साइकोलॉजी, how they are attached with each other? I think many people would like to know this answer. तीनों में काफी सिमिलरिटी भी है और डिफरेंस भी है। ये मेरा व्यू है एंड मैं पहले से अपॉलॉजी मांग रहा हूं। अगर मेरे व्यू में किसी को भी कुछ हर्ट कर लगे, किसी को बुरा लगे, तो इट्स माय अपॉलॉजी। साइकोलॉजी इज बेसिकली वर्किंग ऑन द माइंड, मीन्स हमारे थिंकिंग प्रोसेस को किस तरह से हम बदलना है। जिसे हम थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे ना, हमारे फीलिंग्स पूरा चेंज होने लगेगा। तो ये है बेसिकली टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि अपने थॉट को चेंज करने के लिए हमारे धारणा को बदलना पड़ेगा, मगर विश्वास को, जो हमारे फिक्स आइडिया है कि ये ऐसा ही नहीं, लोगों को नीचे बैठ के खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आज जमाना बदल गया, ऊपर बैठ के भी खाओ ना, बिस्तर में नहीं खाना चाहिए, या कोई बोलते खड़े रहकर नहीं खाना चाहिए, ये खराब है, पाप लगता है। तो हमारे उस सब विश्वासों को या धारणाओं को, गलत धारणाओं को बदलना है, तो वो है साइकोलॉजी का रोल है ना। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन ये काफी इंटरलिंक भी है और फिर भी बहुत फर्क है। रिलीजन मतलब धर्म। धर्म को हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेन जो धर्म का मीनिंग अगर आप सोचेंगे वो सिंपल है। धर्म मतलब हर इंसान का एक धर्म है। हम कहते हैं कि एक पति का धर्म, एक वाइफ का धर्म, एक कोई भी डॉक्टर का धर्म है अपना। हाँ, तो एक धर्म मतलब उसका जो ड्यूटी है। धर्म का मतलब एक्चुअली ड्यूटी है।
तो ड्यूटी क्या है, हमको अलग अलग रिलीजन बताता है। या एक बड़ा लेवल पे धर्म का बहुत बड़ा मीनिंग है, वो मीनिंग है पर्पस इन लाइफ। पर्पस, आपका एक पर्पस है, आप ये दुनिया में आए हो तो कुछ पर्पस को लेके आए हो। आज हम रोजी रोटी के पीछे भाग रहे हैं, हमारा पर्पस और हमारा रोजी रोटी का साथ में हो जाए, हम वही कर रहे हैं जो हमारा पर्पस है, तो लाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल। मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक गया हूं, लेकिन जानबूझकर क्या, अगर हमारा धर्म हम फाइंड करते हैं, जैसे मैंने मेरा पर्पस फाइंड किया, मैं 12 साल में फार्मास्यूटिकल में काम किया हूं, तो यू कैन अंडरस्टैंड, अभी मैंने इतना साल इसमें हूं तो मेरा एज कितना होगा, लेकिन ये सब कुछ हमारे साइकोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी के लिए हम बदल सकते हैं, अपने हेल्थ, अपने लोग, सब कुछ। तो ऑफ कोर्स मैं जब वर्क किया हूं तो मैं बॉटम से लेकर टॉप तक पहुंच गया था कंपनी में, लेकिन मेरा पर्पस मेरे को समझ में आएगा क्या है, जो भी है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। एंड व्हेन यू वर्क फॉर योर पर्पस यू फील वेरी हैप्पी, यू फील ट्रेमेंडसली गुड, और पैसा ऑटोमेटिकली आता है, जितना जरूरी है उससे ज्यादा ही आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप टाटा बिल्डर हो जाओगे, क्योंकि आपका भूख उधर नहीं है, आपका भूख शायद आपके पर्पस की तरफ है, जो लोगों से कुछ संबंधित रखते हैं। तो ये हो गया धर्म। लेकिन धर्म में और एक एंगल है जो मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा नेगेटिव बता रहा हूं मैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन मोर पीपल हैव डाइड देन इन द वर्ल्ड वॉर्स। जितने लोग वर्ल्ड वॉर में मरे उससे ज्यादा लोग धर्म के नाम पर मरे। तो आप सोच रहे हो कि धर्म में थोड़ा गड़बड़ भी हो रहा है, बिकॉज सब लोग कंपटीशन है, सब बता रहे कि मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है, कोई भी धर्म। तो इट इज, वो धर्म जो है वो मैन मेड है, एवरीथिंग इज मैन मेड ओनली, बट ये आदमी का बनाया हुआ, मतलब जो कुदरत का नहीं है, कुदरत का जो नियम है उसके अनुसार नहीं चल रहे हम लोग, इंसान के बनाए हुए नियम के हिसाब से चल रहे हैं। एनीवे, नाउ कमिंग टू स्पिरिचुअलिज्म, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम समझे कि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, तो उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। बाकी सब इंसान का बनाया हुआ है जो लोगों को अलग ही कर रहा है, एक करने के बदले। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्म, वो लोगों को जोड़ सकता है, और वही जोड़ता है। अगर इस शब्द को हम ब्रेक करें, आध्यात्म, इसका मतलब है अधि आत्मा। अधि मतलब परटेनिंग टू, आत्मा मतलब सेल्फ या सोल। तो ये स्पिरिट से संबंधित है, हमारे रूह से संबंधित कुछ है, हमारे खुद से। तो स्पिरिचुअलिटी मीन समथिंग टू डू विद गॉड विद इन अस। हर धर्म में ये कहा गया है। जैसा एक इंग्लिश वर्जन में मैं आपको अगर बताऊं, इस्लाम में कहते हैं कि ही हु नोज हिमसेल्फ नोज हिज लॉर्ड। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, या जीसस ने कहा था आई एंड माय फादर इज वन। हिंदू में कहते हैं जैसे कि आत्मा ही परमात्मा है, या अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मतलब मैं ही ब्रह्मांड हूं, मेरे अंदर ही सब कुछ है, आप भी वही हो। तो इसका मतलब कि हर जगह कह रहा है कि एक सुपर पावर है, वो पूरा ब्रह्मांड है, जिसको साइंटिफिकली भी देखा गया है। एंड दैट इज 100 ईयर्स से ये साइंटिफिकली इसको कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस, क्वांटम फिजिक्स, जो आइंस्टाइन, हेजनबर्ग, बोर, इन लोग ने इसके बारे में साइंटिफिकली बताया, लोगों को समझाने की कोशिश किया है। जबकि ये हजारों सालों से हमारे किताबों में है, अलग अलग धर्म में है, सब वही चीज है। तो एक ऊर्जा है जो ब्रह्म ऊर्जा बोलो या जो भी करो, उसको एक शक्ति है जो पूरा ब्रह्मांड में है, और वही शक्ति हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर फ्लो होता है वो। तो वो ताकत हमारे अंदर है, अपने आप को बदलने के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए वो शक्ति हमारे अंदर है, कोई ऊपर से आया नहीं, बेटा मैं आ गया हूं। इसके लिए कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा, या खुद और खुदा एक ही है। वो उसको समझना है। ऑफकोर्स बाहर का जो है वो बहुत पावरफुल है, हमारे अंदर का वो लिमिटेशन है। जैसे अगर आप समुद्र के उधर जाके एक गिलास पानी लेंगे तो आप कहेंगे ये समुद्र का पानी है, ये नहीं कहेंगे कि ये समुद्र है, समुद्र उधर है, लेकिन समुद्र का पानी मेरे हाथ में है, लेकिन चीज तो एक ही है वो, लेकिन फिर भी वो समुद्र का पानी है। उसी तरह से जब हम अपने स्पिरिट पे कनेक्टेड होते हैं, स्पिरिट मतलब हमारे आत्मा से कनेक्टेड हम होते हैं, आत्मा को समझते हैं हम, और उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उसके कुछ नियम है, हर चीज का एक, हर एनर्जी, हर ताकत का एक रूल है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक पावर है, इलेक्ट्रिसिटी को आप पॉजिटिवली यूज करो, आपको फैन, एसी, लाइट सब मिलेगा। अगर उसको ओपन लाइव वायर को आप टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा, मार भी सकता है आपको, और ये नहीं देखेगा वो कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। जो भी उसका रूल को तोड़ेगा उसको पनिशमेंट देगा ही, पनिशमेंट मतलब उसका फल मिलेगा उसको। अच्छा यूज करके एक पापी भी आके लाइट जलाएगा तो उसको लाइट मिलेगा। तो उसी तरह से वो ऊर्जा जो हमारे अंदर है उसका
उसका प्रिंसिपल्स को अगर हम समझते हैं, उसके कानून को समझते हैं और उसको सही तरह से हम फॉलो करते हैं, अपने अंदर की जो ऊर्जा है या जो पावर है या शक्ति है या ईश्वर है, उसको अगर हम जगाते हैं तो हम एकदम परम सुख में रह सकते हैं। हमारे अंदर इतना शांति, सत चित आनंद, जिसको आनंद ही आनंदमय में हम रह सकते हैं। हमारा हेल्थ इंप्रूव हो सकता है, हमारा रिश्ता बहुत इंप्रूव हो सकता है। ऑफकोर्स कोई परफेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं उस और अग्रसर करने के लिए। इस वक्त न्यूज मेकर्स के लिए कैमरामैन विनय दुबे के साथ नूरुद्दीन इनामदार।